इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जो बेहद खास है, अशोक महान। ये सिर्फ इतिहास का कोई साधारण पाठ नहीं है, बल्कि एक बेहद खूंखार शासक के शांति दूत बन जाने की एक बिल्कुल अविश्वसनीय यात्रा की कहानी है। अब जरा इस दिलचस्प ऐतिहासिक विरोधाभास पर गौर कीजिए। एक ऐसा राजा जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, उसी का प्रतीक आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रीय चिन्ह कैसे बन गया। कमाल की बात है ना। आधुनिक भारतीय पहचान की नींव को समझने के लिए हमें इस रहस्य की गहराई में चलना होगा। भाग एक क्रूर राजा का उदय। इस गजब के ट्रांसफॉर्मेशन को सही मायनों में समझने के लिए हमें मौर्य साम्राज्य के उस शुरुआती और अंधकारमय दौर में चलना होगा। अब इस टाइमलाइन को देखिए। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर लौटा और 320 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता संभाली। उत्तर पश्चिम में काफी राजनीतिक अस्थिरता और उथल-पुथल मची थी। इसी बीच 270 ईसा पूर्व में जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो अशोक ने अपने ही भाई सुसीम को रास्ते से हटाकर पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बेहद हिंसक तरीके से कब्जा कर लिया। और यहीं से शुरू होता है चंड अशोक यानी क्रूर अशोक का शासन। सोचिए, सिर्फ 18 साल की उम्र में तक्षशिला के विद्रोह को बेरहमी से कुचल देना, सत्ता की लालच में कथित तौर पर अपने 99 भाइयों की हत्या करना। हालांकि इतिहासकार इस 99 भाइयों वाली बात पर आज भी बहस करते हैं, लेकिन ये तय है कि उसने हिमालय से लेकर मैसूर तक अपने साम्राज्य को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और विरोधियों के लिए तो अशोक का नरक नाम की एक खौफनाक यातना जेल भी बनवाई। सच में सत्ता की भूख इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। भाग 2 टर्निंग पॉइंट कलिंग युद्ध। और धन तथा जमीन की इसी अंधी भूख ने प्राचीन इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक को जन्म दिया। राजस्व और जमीन की इस अंतहीन लालसा में 260-261 ईसा पूर्व के आसपास अशोक ने खुद कलिंग नाम के एक बेहद समृद्ध तटीय राज्य पर हमला बोल दिया। नतीजा, कलिंग पूरी तरह तबाह हो गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह भयानक तबाही खुद अशोक के जीवन और शासन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। इस युद्ध के आंकड़े सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। 1 लाख लोग मारे गए और करीब 1.5 लाख लोग बेघर हो गए। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में, जब उस विजयी राजा ने अपनी ही आंखों से लाशों के ढेर और भूख से तड़पते लोगों को देखा तो उसके अंदर तक सब कुछ हिल गया। जीत के उस जश्न के बीच अशोक का ज़मीर अचानक उसे कचोटने लगा था। भाग 3 बौद्ध धर्म का मार्ग। कलिंग के इस भयानक सदमे ने अशोक के भीतर एक बहुत गहरे आध्यात्मिक बदलाव के बीज बो दिए। अब देखिए, इतिहास कभी इतना सीधा नहीं होता कि कोई रात को सोए और सुबह संत बनकर उठे। धर्म परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ था। रोमिला थापर जैसे जाने माने इतिहासकार बताते हैं कि ये बदलाव बहुत धीरे धीरे हुआ था। वहीं दीपवंश जैसे ग्रंथ बताते हैं कि अशोक अपने एक अनाथ भतीजे और बौद्ध भिक्षु निग्रोध की क्षमाशीलता से बहुत गहराई से प्रभावित हुआ था। मतलब ये बदलाव किसी एक घटना का नहीं, बल्कि कई गहरी मुलाकातों का नतीजा था। इसी शांति की तलाश में अशोक एक पवित्र तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। लुम्बिनी, जहां बुद्ध का जन्म हुआ, बोधि वृक्ष, जहां उन्हें ज्ञान मिला, सारनाथ, जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर, जो उनके निर्वाण का स्थान है। इन खास जगहों की यात्रा ने अशोक के अंदर शांति के संदेश को फैलाने के इरादे को बिल्कुल पक्का कर दिया। भाग 4 धम्म की नीति। यहीं से अशोक ने अपने इस व्यक्तिगत आध्यात्मिक सफर को एक बहुत ही शानदार सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में बदल दिया। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए कि धम्म कोई कट्टर धार्मिक शासन नहीं था, बल्कि ये बुद्ध के मध्यम मार्ग से प्रेरित आचरण का एक मॉरल कोड था। इसमें कठोर तपस्या या चरम भोग की जगह जनता की भलाई, सभी धर्मों के प्रति सम्मान और एक पिता की तरह राज करने की बात कही गई थी। इतने बड़े और विविध साम्राज्य को शांति से चलाने का ये एक बेहद प्रैक्टिकल तरीका था। इस तुलना को देखिए, आपको सब कुछ साफ समझ आ जाएगा। एक तरफ वो चंड अशोक था, क्रूर विस्तारवादी युद्ध का भूखा, जिसने अशोक का नरक बनाया, और दूसरी तरफ अब ये धम्म अशोक है, एक ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को बच्चों की तरह मानता है, अहिंसा की बात करता है और जन कल्याण के लिए समर्पित है। एक खूंखार तानाशाह से रक्षक बनने का ये सफर सच में चमत्कार जैसा लगता है।
और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं, उसने जमीन पर काम भी वैसे ही किए। जनता के स्वास्थ्य के लिए औषधीय पौधे लगवाए, मुसाफिरों के लिए कुएं खुदवाए, छाया का निर्माण करवाया, जानवरों के साथ भी क्रूरता बंद करवाई। और सबसे कमाल की बात, धम्म महामथ्य नाम के विशेष अधिकारी नियुक्त किए, जिनका काम सिर्फ लोगों की भलाई सुनिश्चित करना था। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी एडवांस सोच। धार्मिक सहिष्णुता की बात करें तो खुद एक बौद्ध होने के बावजूद अशोक ने आजीवक संप्रदाय को बराबर की गुफाएं तक दान में दी। उसने कभी किसी पर अपनी मान्यताएं नहीं थोपी। इसी अनोखी सोच की वजह से उसे देवानम प्रिय प्रियदसी यानी देवताओं का प्रिय कहा गया। उसने तलवार के दम पर नहीं बल्कि अभूतपूर्व सहिष्णुता से अपने लोगों को एकजुट किया। भाग 5 स्मारक और सॉफ्ट पावर। सिर्फ अपने साम्राज्य के अंदर ही नहीं, अशोक ने वास्तुकला और कूटनीति के जरिए पूरी दुनिया में शांति का संदेश फैलाया। इसे हम इतिहास में भारत की सबसे पहली सॉफ्ट पावर कह सकते हैं। 240 ईसा पूर्व में उसने तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की ताकि संघ की कमियों को दूर किया जा सके। सीरिया, मिस्र, मैसेडोनिया और बर्मा तक अपने शांति दूत भेजे। यहाँ तक कि अपने खुद के बच्चों महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहाँ उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष लगाया। उसने सीमाएं सुरक्षित करने के लिए हिंसा की जगह दर्शन और विचारों का निर्यात किया। और अपनी आम जनता से जुड़ने का उसका तरीका तो बिल्कुल शानदार था। उसने पूरे साम्राज्य में बड़े बड़े पत्थरों पर अपने संदेश लिखवाए, जैसे प्रमुख शिलालेख 4 में नैतिकता की बात, 12 में सहिष्णुता और 13 में कलिंग युद्ध का दुख। अधिकारी रोज इन संदेशों को स्थानीय भाषाओं में जोर जोर से पढ़ते थे, जिससे लोगों को लगता था कि सम्राट खुद सीधे उनसे बात कर रहा हो। वैसे कई पुरानी कहानियां कहती हैं कि उसने 84,000 स्तूप बनवाए, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड सांची स्तूप, महाबोधि मंदिर और उन मशहूर पत्थर के स्तंभों की गवाही जरूर देते हैं। और हाँ, इन्हीं स्तंभों पर उकेरा गया अशोक चक्र और लायन कैपिटल आज भी हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में पूरी शान से जीवित हैं। भाग 6 एक अनंत विरासत। देखिए, दुनिया के कितने भी महान साम्राज्य क्यों न हों, एक दिन ढह ही जाते हैं, लेकिन कुछ विचार अमर हो जाते हैं। 185 ईसा पूर्व आते आते विशाल मौर्य साम्राज्य ढह गया। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी और रोमिला थापर आज भी इस पर बहस करते हैं कि क्या अशोक की शांतिवादी नीतियों ने सेना को कमजोर कर दिया था या फिर कमजोर उत्तराधिकारी और विदेशी हमले जिम्मेदार थे। लेकिन साम्राज्य चाहे राजनीतिक रूप से खत्म हो गया हो, अशोक के आदर्शों का जो सांस्कृतिक प्रभाव था उसे कोई नहीं मिटा सका। अब जरा देखिए कि ये प्राचीन विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं। अमर्त्य सेन जैसे विद्वान और अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि आज की सांप्रदायिकता और हिंसा से लड़ने में अशोक के विचार बेहद कारगर है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सहिष्णुता का उनका मॉडल आज के किसी भी मॉडर्न और लोकतांत्रिक समाज के लिए एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट का काम करता है। मशहूर लेखक H.G. वेल्स का ये शक्तिशाली कोट इस पूरी कहानी को बहुत खूबसूरती से समेटता है। उन्होंने लिखा है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हजारों राजाओं के नामों के बीच अशोक का नाम लगभग अकेले एक तारे की तरह चमकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि आधुनिक इतिहासकार एक ऐसे राजा का इतना सम्मान क्यों करते हैं जिसने विजय के नशे को छोड़कर करुणा को चुना। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही अहम और गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज जब हमारी दुनिया युद्ध और असहिष्णुता से जूझ रही है, तो हम एक समाज के तौर पर अशोक के उस प्राचीन शांति के ब्लूप्रिंट को कैसे लागू कर सकते हैं। एक ज्यादा सहिष्णु और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए शायद अशोक के इस ऐतिहासिक बदलाव को समझना आज सबसे बड़ी जरूरत है।